तो आज हम स्टार्ट करने वाले एसिड बेस सॉल्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही मोटा है। हाँ बस अब ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये डिस्कस भी किया गया आप लोग के साथ क्लास में। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था। ये क्या कह रहा है, आपके पास 3 सॉल्यूशंस है A, B एंड C हैविंग अ pH ऑफ 6, 2 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। तो pH स्केल कैसा होता है? pH स्केल होता है 0 to 14। 0 से 7 मतलब 0 से 6.9 तक क्या होता है? एसिड। और 7.1 से 14 तक बेस। तो इसमें से ये एसिडिक, मैं किधर, ये भी एसिडिक और ये बेसिक होगा। कहानी समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अरेंज दिस सॉल्यूशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब जब आप आंसर लिखते हैं तो ये बात ध्यान देनी होती है कि जो जो पूछ रहा है वो सब ऑर्डर्ड वे में होना चाहिए। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। ये तो लिखना नहीं है तुम्हें आंसर का, अरे क्वेश्चन के हर एक पार्ट का आंसर होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कटता है। उसी तरीके से मार्क्स डिवाइडेड है। अगर मान लेते हैं हम इसको 3 मार्क्स का देते हैं तो 1 मार्क्स का ये, 1 मार्क्स का ये और 1 मार्क्स का ये। एक भी गायब करोगे मार्क्स चला जाएगा। क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसका? सी। सी बेसिक है ना, बेसिक है तो उसके पास हाइड्रोजन आयन कम होगा ना। सी के बाद ए के बाद पहला आंसर आपका ये है। किसी को कोई कष्ट है तो बताइए। ये आंसर लिखा था आप लोग के में इसी तरीके से। आंसर लिखने का भी तरीका है, देखो यार ध्यान दो। 962 तो पूछे ही नहीं हम, सॉल्यूशंस के बेसिस पे बताओगे ना। ये तो पीएच है, इन सॉल्यूशन को अरेंज करना था, पीएच को थोड़ी अरेंज करना था। तो हम मार्क्स दे दिए, पर अगर सी ए भी ना लिख के तुम ये लिखोगे मार्क्स कट जाएगा। आपको किसको अरेंज करना है? सॉल्यूशंस को। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द 3 इज मोस्ट एसिडिक। अब आंसर नंबर 2, सॉल्यूशन बी इज मोस्ट एसिडिक। आंसर भी इसी तरीके से लिखना है कि सॉल्यूशन बी इज मोर एसिडिक। अगला क्या पूछ रहा है? व्हाट हैपेंस टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इफ ए इन ए एज इट इज डाइल्यूटेड। अब इसका आंसर सुनिए, अगर नीचे जगह होगी तो। हाँ, इफ ए इज डाइल्यूटेड द हाइड्रोजन आयन concentration decreases। और क्वेश्चन में क्या ये भी पूछ रहा है वाई? बस 3 पार्ट में आंसर हो गया आपका। और आंसर पॉइंट वाइज लिखना है, कहानी नहीं। तो पॉइंट 1 का आंसर ये, पॉइंट 2 का ये और पॉइंट 3 का ये। अगर आपके पास समय है तो आप इसमें ये भी इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि जैसे जैसे डाइल्यूट होता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन डिसॉल्व होता जाएगा। पर वो आपसे नहीं पूछा है तो आप नहीं भी लिखेंगे तो आंसर कंप्लीट है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, 1 में कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा कोशिश करिए कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किए हैं तो 1 का सारा पार्ट एक जगह होना चाहिए। कई लोग अलग पार्ट अलग जगह भी करते हैं। तो 1 के ए के बाद आपको 1 का बी करना है। क्या कह रहा है? If someone is suffering from a stomach problem called acidity, why is the solution of baking soda offered as a remedy? क्या लिखे आप? पढ़िएगा थोड़ा सा। माइक भी दे दे रहा है, फेमस हो जाओ क्या पता। हाँ पढ़ो, पढ़ो नहीं तो हम खुद पढ़ देंगे, तुम्हारा नाम लेके पढ़ो। Because it dilutes the HCl present। बस यहाँ पे गलती क्या की है तुमने एक चीज लिखी है कि इट डाइल्यूट्स। डाइल्यूट नहीं करता है। डाइल्यूट कोई चीज तब होगी जब उसमें पानी डालेंगे। पानी तो हम डाल नहीं रहे हैं, हम तो बेस डाल रहे हैं। देखिए हम लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेस, या फिर आप इसको और बढ़िया शब्द लिख सकते हैं, निगेट्स। क्या निगेट करता है? प्रॉपर्टी ऑफ एसिड या केमिकल नेचर ऑफ एसिड। एंड हेंस उसको क्या कहते हैं? एंड हेंस इट इज नोन एज, क्या कहते हैं? अरे बोलो भाई। एंटा एसिड। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछता है कि
व्हाट इज एन एंटा एसिड? एंटा एसिड वो होता है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। डाइल्यूट अलग चीज होती है। कोई कष्ट? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, और इसका नाम भी लिखना था, क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो दोनों पार्ट होना चाहिए, राइट केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट एंड फॉर्मूला NaHCO3। पहले आंसर में कोई कष्ट नहीं, पहला आंसर कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, पढ़िए। Write the chemical formula of hydrated copper sulfate हाँ and anhydrous copper. हाँ, और Given activity listed how these are dual. इंटर कन्वर्टिबल। तो हमें फॉर्मूला पूछा है, तो हाइड्रेट का फॉर्मूला CuSO4 डॉट, और जो एनहाइड्रस है उसका CuSO4। तो ये आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखना होगा, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस, ये पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, ये कन्वर्ट कैसे होगा? तो CuSO4.5H2O को हीट कर देंगे तो CuSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके दो पार्ट का आंसर कंप्लीट। आप ये नहीं कर सकते कि यही पहली बार में भी लिख दिए, पहली बार इस तरीके से और दूसरा पार्ट में इस तरीके से। आंसर समझ में आया? हाँ, दोनों लिखना होगा, और इसका कलर नीचे लिखेंगे। ब्लू से क्या हो जाता है? कलरलेस। अब पूरा मार्क्स मिल गया। एग्जामिनर को कोई मौका ही नहीं देना है कि वो काट दे, वो कह दे कि कलर लिखा हो तो पूरा मार्क्स देते, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पेपर के पहले कोई लिख दिया हो ब्लू और कलरलेस, और अब एग्जामिनर को लगे ये परफेक्ट आंसर है और तुम्हारा काट दिया 1 मार्क्स। तो जब पता है तो लिख दो। ऐसा तो है नहीं कि हाथ झड़ जाएगा, रिफिल कम हो जाएगी, घर पे मार खाओगे, ऐसा नहीं ना होता है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन बनता है, हाँ तो ब्लू में तो होता हाँ, सोल्यूशन का मतलब पानी में मिला हुआ ना, है। अच्छा, तो कॉपर सल्फेट ऐसे दिखता भी ब्लू ही है, क्योंकि कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस का मतलब जान रहे हो क्या होता है? वाटर में मिला हुआ नहीं, जो बाहर से वाटर खींच के एब्जॉर्ब कर सके। कॉपर सल्फेट हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब जैसे नमक होता है, बाहर रख देंगे तो गीला हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वही कॉपर सल्फेट भी करता है। वो ऐसे भी ब्लू ही रहता है। इसीलिए रहता है क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। उसको जब गर्म कर दोगे तो उसमें से सारा पानी निकल जाए, तब व्हाइट हो जाएगा वो, ठीक है। ये हो गया। राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। तो देखिए पहले किस ऑर्डर में लिखना है, पहले आप हेडिंग डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, बताइए फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2। अब फिर इसके नीचे इसका नाम लिखोगे, यहाँ पे हेडिंग डालोगे इसका नेम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर वापस से किसका पूछ रहा है? जिप्सम। फिर हेडिंग क्या डालोगे? जिप्सम। फिर जिप्सम का फॉर्मूला लिखोगे और उसका नाम लिखोगे। बात समझ में आ रही है? आंसर किस तरीके से लिखते हैं? इसका पूरा मार्क्स है, इसमें कोई मार्क्स नहीं काटेगा, पर तुम उसी में लिखे जा रहे हो, कहानी लिख दिए, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं 1000 बार। ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज एडवाइज्ड टू ऐड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। तो आपसे बस ये पूछा है कि एसिड को वाटर में क्यों ऐड करते हैं। इसका आंसर सिंपल सा है, एक सेकंड इसकी साफ सफाई कर ले थोड़ा सा। When water is added to acid, the reaction is exothermic, which means it releases a lot of heat which can cause burn. That is why, सुनिए आंसर सुनिए, that is why it is advised। फिर इतनी कहानी, बात समझ में आई? इसके अलावा कुछ नहीं। आप ये नहीं बताएंगे कि उल्टा क्यों कर रहे हो, वाटर कूल एनवायरनमेंट नहीं देता है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। वाटर जब कम रहेगा तो रिएक्शन के लिए ज्यादा जगह ही नहीं मिलेगी। अब जैसे हमको अगर खड़े हो किसी के ऊपर कूदना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर जगह चाहिए इतनी कि हम जगह बना के कूद सके, हमें इतनी जगह मिली। तो रिएक्शन के लिए जगह ही नहीं ना है मेरे पास, जब रिएक्शन के लिए जगह है नहीं तो होगा नहीं। तो ये नहीं लिखना है वाटर कूल एनवायरनमेंट, एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। साइंस में एग्जैक्ट आंसर लिखो, कहानी समाप्त, ठीक। अगला देखिए, राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ मार्बल।
तो CaCO3 होता है। यहाँ पे भी वापस से सेम तरीके से लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे मार्बल, आंसर जितना सुंदर बनाओगे उतना मार्क्स। CaCO3, फिर नीचे लिखोगे केमिकल नेम तो कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, और ये जो क्वेश्चन है या तो ये या तो एंटा एसिड कई बार पूछा गया है। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। It has been found that marbles of Taj are getting corroded due to development of industrial areas around it. Explain this fact giving a chemical equation. तो ये बात आप लोग ने लिखी थी कि हमारे हवा में सराउंडिंग में केमिकल होता है, उस केमिकल के कारण रिएक्शन होता है, बट इसका एग्जैक्ट आंसर जो है इज ड्यू टू एसिड रेन। ये शब्द हमें चाहिए था, ये शब्द होना चाहिए, डायरेक्टली थोड़ी रिएक्ट कर लेगा। हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर रहता है उससे मिलके सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, एंड इट फॉल्स एज, अरे बोलो, एसिड रेन, और उसके कारण फिर ये हो रहा है। तो एसिड रेन शब्द आंसर में चाहिए। साइंस की सबसे गंदी बात या अच्छी बात कह लो कि उसको एक ऐसा शब्द है जो हर आंसर में वो चाहिए होता है। जैसे उसमें एंटा एसिड चाहिए था, इसमें इसको एसिड रेन चाहिए था, फिर तुम वो रिएक्शन लिखते कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस नाइट्रिक एसिड, और दो रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का नाइट्रिक एसिड के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। एसिड रेन यही दोनों बनाते हैं, ठीक, तब रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 is passed through lime water, तो लाइम वाटर टर्न्स, ये आपको बताया गया है, अभी वीडियो भी डाले थे एसिड बेस सॉल्ट का, देखे हो कि नहीं? शर्म करो, शर्म, देख लिया करो। अब दूसरा क्वेश्चन, ये कई बार आया और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। When CO2 is passed in excess through lime, तो देखिए इसमें क्या होगा, पहले लाइम वाटर मिल्की टर्न करेगा और फिर जब और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नॉर्मली पास करेंगे तो पहले लाइम वाटर टर्न्स मिल्की और फिर वो मिल्की कलर कलरलेस हो जाएगा जब ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? With the help of an example, explain what happens when a base reacts with non-metallic oxide. What do you infer about the nature of non-metal oxide? तो ये भी दो पार्ट का क्वेश्चन है। पहला पार्ट आपको रिएक्शन देना है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस, बताइए कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड, चलिए CO2, दोनों लोग वही लिखे हैं, तो Na2CO3 प्लस H2O। अब इसमें एक और बात पूछी है कि व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? तो ये भी तो बेस है, ये भी बेस, ये भी बेस, ऐसे कैसे पॉसिबल है? एसिड मोर सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो ये बेस ना सॉल्ट वाटर, तो फिर अगर ये बेस है तो ये किसकी तरह बिहेव किया? ये बात लिखनी थी कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, किस तरीके से लिखनी है भी सुनिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन वी इन्फर दैट द नॉन मेटालिक ऑक्साइड बिहेव्स एज एसिड। अब लिखना भी है क्यों, बिकॉज इट इज गिविंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस तरीके से आपको पूरा मार्क्स इसका मिल जाएगा। कोई कष्ट परेशानी? आंसर आना फिर आंसर लिखना, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो तीन चीजें होती है जब आंसर लिखोगे, तो पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन जितने पार्ट में दिया उस सारे पार्ट का आंसर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन तीन पार्ट में है, तीन पार्ट मतलब जैसे इसमें दो पार्ट दिया हुआ है, तो पॉइंट वाइज लिखोगे, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, सारे पार्ट का आंसर लिखोगे। तो मान लो अगर तीन पार्ट का क्वेश्चन है तो हम पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, अगर मेरा पहला गलत हुआ तो इसको काटेगा और इस पे मार्क्स दे देगा। पर अगर हम ऐसे में लिखे, और ऐसे में कॉपी चेक करने में बहुत इरिटेशन होता है कि पूरा एक ही कहानी लिख दिया, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि सबकी राइटिंग अच्छी हो, और कॉपी ढेर सारी चेक करनी होती है। तो हम स्टार्टिंग का पढ़े, हमें गलत लगा, बीच का थोड़ा सा पढ़े, बैक 3 मार्क्स का है, नीचे का दोनों पॉइंट सही था, हम 1 मार्क्स दे दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये काम जब भी पॉइंट आंसर लिखना है पॉइंट वाइज लिखिए, साइंस में स्पेशली। कोई कष्ट परेशानी? आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय श्री राम।